जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम पॉलिटी के आर्टिकल 19 से 22 और 23 और 24 देखेंगे। आर्टिकल 19 से 22 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है। इससे पहले हम मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार के साथ मौलिक अधिकार की प्रकृति, उनके क्या क्या मौलिक अधिकार को आप कैसे समझ सकते हैं, क्या होता है मौलिक अधिकार। उसके बाद आर्टिकल 12 और 13 एक वीडियो में बता चुके थे, और दूसरे वीडियो में हम आर्टिकल 14 से 18 जो कि समानता का अधिकार है, उनके हर एक बिंदु पे चर्चा किए हुए थे, आपको बताए हुए थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से या वीडियो देखने के बाद उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से हम बताए हुए थे। आज की वीडियो में हम स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दिया हुआ है, हम इसमें आप इस वीडियो में आपको आर्टिकल 19, 20, 21, 22, उसके बाद 23 और 24 बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखने का ज़रूर प्रयास करें। उसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो आइए देखते हैं। समानता के अधिकार के बाद जो है स्वतंत्रता का अधिकार होता है। हमारे संविधान में टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो पहला देख लीजिए समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल भी जाता है। तो पहले आर्टिकल 19 देखेंगे। 19 में क्या दिया गया है? देखिए आर्टिकल 19 में 2 प्रकार से अधिकारों में जो है बाँटा गया है। तो आर्टिकल 19 को 2 प्रकार के अधिकार बाँटा गया है। आर्टिकल 19 1 में जो है नागरिकों को अधिकार है, और आर्टिकल 19 2 में जो है राज्यों को अधिकार प्राप्त है। और आर्टिकल 19 को जो है सहसंबंधित अधिकारों का वर्णन है। तो सहसंबंधित मतलब नागरिक और राज्य दोनों को जो है सहसंबंधित अधिकारों का वर्णन इसमें दिया गया है आर्टिकल 19 में। देखिए आर्टिकल 19 को जो है विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए आर्टिकल 19 एक क या ए में, आर्टिकल 19 एक ए में दिया गया है भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए भाषण और अभिव्यक्ति में मौलिक अंतर है। अब अभिव्यक्ति के अंतर्गत लिखकर, बोलकर तथा सांकेतिक माध्यम जो है शामिल होते हैं। इसमें अभिव्यक्ति में, और इसको जो है टाइम टाइम पे सर्वोच्च न्यायालय ने इसको परिभाषित किया है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अभिव्यक्ति के अधिकार को परिभाषित किया है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में अभिव्यक्ति का अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय दिया है। तो क्या क्या दिए हैं? तो पहला है प्रेस की आज़ादी, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आता है। आर्टिकल 19 एक में ये चीज़ दिया गया है। जो टीवी मीडिया अखबार जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। और राष्ट्रगान की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है इसमें, देखिए आगे एक केस हुआ था इम्यूनल बनाम केरल सरकार 1986 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रगान में सुप्रीम कोर्ट ने चुप रहने का अधिकार या शांत रहने के अधिकार को आर्टिकल 19 एक के अंतर्गत माना। इम्यूनल बनाम केरल सरकार, ये केस हुआ था 1986 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का उल्लंघन नहीं माना। ठीक है, तो आप राष्ट्रगान कहीं होता है तो यदि आप चुप रहते हैं या शांत रहते हैं तो ये जो है आपका जो है नेशनल, ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का। उसके बाद जब राष्ट्र ध्वज फहराते, ये भी आपका आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज फहराना या राष्ट्रीय ध्वज का प्राइवेट बिल्डिंग पर जो है प्रयोग करना। सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार वाद 2004 में प्राइवेट बिल्डिंग पर राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करना आर्टिकल 19 एक के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना, परंतु ध्वज संहिता 2022 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि आप प्राइवेट बिल्डिंग पे कहीं पे भी राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो ये आपके मौलिक अधिकार है। हाँ, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2022 का जो है उल्लंघन नहीं होना चाहिए। देखिए इसी में है नोटा। नोटा आरटीआई जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है। आर्टिकल 19 बहुत बड़ा आर्टिकल है, थोड़ा-सा आपको हर एक बिंदु पे चर्चा करना होता है, क्योंकि आर्टिकल 19 से आपका कोई भी एक पॉइंट उठा के दे देगा कि ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आप इसे एक बार देखे रहेंगे तो आपका ध्यान में ज़रूर रहेगा। देखिए नोटा, जिसका मीनिंग होता है नन ऑफ द एबव। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को आर्टिकल 19 एक का भाग माना है। नोटा जो आप लोग वोट करते हैं उसमें नोटा रहता है, उसको जो आर्टिकल 19
एक क के का ही भाग माना है। फिर आरटीआई, आरटीआई जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसको भी यानी सूचना का अधिकार को भी आर्टिकल 19 एक क का भाग माना है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए आरटीआई जो है 12 अक्टूबर 2005 को ये कानून आरटीआई बन गया था। ये जो है बिल जो आया था, आरटीआई बिल 15 जून 2005 को आया था और 12 अक्टूबर 2005 को ये जो कानून बन गया था आप राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये भी आर्टिकल 19 एक क के अंतर्गत ही आता है। क बोलिए या ए बोलिए, ठीक है। देखिए आगे, देखिए मौलिक अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो आपको दिया तो जाता है राज्य के विरुद्ध, परंतु दूसरे हाथ से जो है इसको पाबंदी भी लगाने का कोशिश किया जाता है। देखिए आर्टिकल 19 एक स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में, और उसके बाद इसको पाबंदी के लिए भी आर्टिकल लाया गया है समय समय पे। देखिए आर्टिकल 19 एक ए में जो है 19 एक ए में जो है आप 19 एक याद रखिएगा, उसके बाद ABCDEFG करके याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आर्टिकल 19 एक ए में जो दिया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, और इस पर पाबंदी लगाया गया है। पाबंदी आर्टिकल 19 दो के तहत। आर्टिकल 19 एक बी में जो है सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस पर पाबंदी जो है आर्टिकल 19 तीन के तहत लगाई जाती है। आर्टिकल 19 एक सी में जो है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर इस पे पाबंदी आर्टिकल 19 चार के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 19 एक डी में जो है भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी गई है, और आर्टिकल 19 पाँच के तहत इस पे पाबंदी लगाई जाती है। आर्टिकल 19 एक ई के तहत जो है निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 पाँच के तहत इसमें पाबंदी लगाई जाती है। आर्टिकल 19 वन जी के तहत जो है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है, और आर्टिकल 19 छः के साथ तहत इस पे पाबंदी लगाई जाती है। देखिए आर्टिकल ई और ई के बाद एफ आना चाहिए, तो आर्टिकल 19 ई वन एफ में जो है संपत्ति का अधिकार है, जिसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वो भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग वीडियो के साथ बने रहे, उसको भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए पाबंदी देख ली, इधर आर्टिकल है, इस पे पाबंदी भी लगाई जाती है। कहा जाता है कि मौलिक अधिकार एक हाथ से दिया जाता है तो दूसरे हाथ से उस पर पाबंदी भी लगाई जाती है। तो आइए इसको एक एक करके विस्तार से पाबंदी और हर एक चीज़ को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। पाबंदी कैसे लगाई जाती है, देखिए आर्टिकल 19 दो, आर्टिकल 19 दो में आर्टिकल 19 एक ए में आप पढ़े होंगे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर पाबंदी लगाई जाती है आर्टिकल 19 दो के तहत। कैसे, देखिए देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं जो कि निम्नलिखित है। एसआईपी, एसआईपी का मतलब होता है सोवरेटी, इंटीग्रिटी, और पी पब्लिक ऑर्डर, यानी संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था जो है, इसके वजह से अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति, भाषण और अभिव्यक्ति पे पाबंदी लगाई जा सकती है। क्यों लगाई जाती है, क्योंकि इसमें जो है राज्य सुरक्षा, विदेशी राज्य के मैत्रीपूर्ण संबंध, यदि आप वैसा भाषण न दें ताकि जो मैत्रीपूर्ण संबंध ये भारत का किसी और देश के साथ है उसके खिलाफ आप कुछ ना बोले जिससे मैत्रीपूर्ण संबंध गड़बड़ा जाए। और राज्य सुरक्षा, राज्य के भारत के अंदर ऐसा कोई बयान ना दे जो भारत की संप्रभुता, अखंडता या लोक व्यवस्था को का अवहेलना होता हो। उसके बाद शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना भी ना हो, ये भी आर्टिकल 19 दो के ही तहत आता है। एक आप लोग केस सुने होंगे, प्रशांत भूषण केस। लॉकडाउन में जो है प्रशांत भूषण ने एक मुख्य न्यायाधीश पे टिप्पणी करके एक ट्विटर पे लिखा था, लिखे थे कि कोरोना वायरस में कोई 55 लाख की गाड़ी पे बिना मास्क का के सर्वोच्च न्यायालय घूम रहे हैं, न्यायाधीश घूम रहे हैं, तो उस पे एक केस हुआ था। उसी केस में जो है प्रशांत भूषण सर को जो है 1 रुपया का जुर्माना लगाया गया था, ठीक है। तो ये भी जो है न्यायालय की अवमानना भी जो है आर्टिकल 19 दो के तहत जो है इस पे आर्टिकल 19 एक ए का जो है पाबंदी लगाई जाती है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 19 एक बी, जिसमें क्या दिया गया है, 19 एक बी में जो है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सम्मेलन के अधिकार में प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, ये सभी शामिल है। देखिए आगे, देखिए आर्टिकल 19 एक बी का पाबंदी जो है आर्टिकल 19 तीन के तहत लगाया जाता है, के तहत निर्बंधन लगाया जाता है, यानी पाबंदी लगाया जाता है। कैसे, तो एसआईपी मतलब संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था के आधार पर जो है पाबंदी लगाया जाता है, ये राज्य लगाता है, ठीक है। आर्टिकल 19 एक सी या गौ, इसमें क्या दिया गया है, देखिए
इसके अंतर्गत संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 19(1) में के तहत दिया गया है। संघ मतलब अभिव्यक्ति मजबूत होता है, अभिव्यक्ति का जो है इसमें मजबूती होता है कि सभी लोग एक संघ बनाए ताकि वो अपना आवाज़ जो है सरकार के सामने रख सके। और इसमें जो है एक संशोधन आया हुआ था, नोट करके आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा गया। इसके अंतर्गत मजदूर संगठन, राजनीतिक दल और दबाव समूह मतलब सरकार पर जो दबाव समूह बनाया जाता है, संगठन बनाया जाता है। तो याद रखिएगा 97वें संविधान संशोधन के 2011 के तहत जो है सहकारी समिति का गठन किया गया था। देखिए आगे आर्टिकल 19(1) को जो है पाबंद लगाया जाता है आर्टिकल 19(4) के तहत। देखिए संगम बनाने के अधिकार पर आर्टिकल 19(4) में निर्बंधन लगाया जा सकता है। किस कारण क्या रखा गया आधार? लोक व्यवस्था, सदाचार, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को जो है का अवहेलना न हो। देखिए आर्टिकल 19(1) इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार, मतलब कि भारत के क्षेत्र में सभी जगह पे आपको घूमने या यात्रा करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया है कोई भी नागरिक भारत की सीमा के अंतर्गत बिना बाधा के घूम सकता है। यह अधिकार सिर्फ देश के अंदर संचरण करने का अधिकार देता है। इस अधिकार पर आर्टिकल 19(5) के तहत पाबंदी लगाया जा सकता है। कैसे? देखिए इस आधार पे साधारण जनता के हित के आधार पर, अनुसूचित जाति जनजाति के हित के आधार पर, वेश्यावृत्ति के संचरण पर, उसमें है कोविड प्रभावित व्यक्ति का संचरण पर रोक लगा सकती है सरकार। जो कोविड प्रभावित व्यक्ति है उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। महामारी में संचरण पर रोक पर एड्स, याद रखिएगा नोट में, एड्स प्रभावित व्यक्ति पर रोक नहीं लगा सकता है। ये एड्स से जो प्रभावित है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसमें देख रहे हैं, देखिए साधारण जनता के हित पे ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ साधारण जनता अच्छे से जी रही है तो वहाँ पे बाहरी लोग को आना थोड़ा सा पाबंद किया जाता है। और अनुसूचित जाति जनजाति जैसे अंडमान निकोबार कुछ क्षेत्र है जहाँ पे बाहरी लोग मतलब भारत के ही लोग को वहाँ जाने का अधिकार नहीं है। और वेश्यावृत्ति के संचरण पर आप समझ ही रहे होंगे, कोविड के बारे में बता ही दिया और महामारी आप समझ लें जहाँ की कोई एक क्षेत्र पे जहाँ महामारी फैली हुई है तो वहाँ जाने पे रोक लगाती है। आर्टिकल 19(5) देखिए आगे, देखिए आर्टिकल 19(1) भारत में किसी नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने या बसने का अधिकार देती है। आर्टिकल 19(1) इस अधिकार पर अनुच्छेद 19(5) में जो है निर्बंधन या पाबंदी लगाई जा सकती है। किस आधार पे? तो साधारण जनता के हित में और अनुसूचित जाति या जनजाति के हित में। तो वैसा कोई क्षेत्र जो SC या ST के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति जो है वो उसको दे दिया है कि इस क्षेत्र में वही लोग रह सकते हैं, तो वहाँ पे आप जाके बस नहीं सकते हैं अदर कोई। ठीक है, आइए आर्टिकल 19(1) जो बीच में छूट गया था, इस आर्टिकल में जो है क्या दिया गया है? देखिए आर्टिकल 19(1) में जो है यह संपत्ति का अधिकार था। सरकार ने इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मूल अधिकार से हटा दिया। वर्तमान में इसे आर्टिकल 300(a) के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 19(1) को जो है इस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इसे वर्तमान में जो है आर्टिकल 301 के अंतर्गत रखा गया जो कानूनी अधिकार है। देखिए आर्टिकल 19(1) इसमें क्या दिया गया है? देखिए किसी भी नागरिक को कोई भी व्यवसाय, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। इसमें आर्टिकल 19(1) में नागरिक को अपनी आजीविका चलाने के लिए ये सारे अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 19(6) में इस अधिकार पर युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं, मतलब समय समय या ये सब निर्बंधन लगाए जाते हैं आर्टिकल 19(1) में। देखिए आगे, देखिए साधारण जनता के हित से जुड़े निर्बंधन, मतलब ऐसा कोई व्यवसाय ना करे जो साधारण जनता की जो है हानि पहुंचे। किसी व्यवसाय या व्यापार के लिए तकनीकी अहिर्ताएं निर्धारित करना, नागरिकों को किसी व्यापार या कारोबार से इसलिए वर्जित कर देना क्योंकि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार करना करना चाहता है। ऐसा कोई व्यापार ना करे जो राज्य खुद करना चाहता है और आप ही वो शुरू करें, तो ऐसा अधिकार पे राज्य खुद उस पर एकाधिकार करना चाहता है, आप वैसा व्यापार नहीं कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 19 के सभी खंडों को देख लिए, उसके बाद उसकी पाबंदी को भी देख लिए। अब आते हैं आर्टिकल 20।
आर्टिकल 20 भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जिसमें जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि आपको पढ़ना है तो आर्टिकल 20 यहीं तक दिया है, मगर इसको विस्तार से यदि पढ़ना चाहेंगे तो वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में कहा गया है। आर्टिकल 20 को जो है 3 भागों में बाँटा गया है। आर्टिकल 20 को आर्टिकल 20(1), आर्टिकल 20(2), आर्टिकल 20(3). आर्टिकल 20(1) में जो है भूत लक्ष्मी भूत लक्ष्मी विधि से संरक्षण। आर्टिकल 20(2) है दोहरे दंड से संरक्षण। आर्टिकल 20(3) है स्वयं के विरुद्ध दोष सिद्धि से संरक्षण। ये सभी आर्टिकल 20 के ही अंतर्गत आते हैं। आइए इसको विस्तार से जानते हैं कि आर्टिकल 20(1) क्या है। देखिए, इसको इंग्लिश में बोले तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी भूत लक्ष्मी विधि से संरक्षण आर्टिकल 20(1) कहता है। ये क्या है? कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए उतनी ही सजा का हकदार होगा जितनी सजा उस समय निर्धारित किया गया है। मतलब कि जिस टाइम जो अपराध किया है उस टाइम जो उस पे कानून बना हुआ उस अपराध पे उसी के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि नया कानून बना के उसके अपराध को और ज़्यादा कठोर किया जाए। जिस टाइम जो कानून बना है उसी के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। देखिए, आर्टिकल 20(1) में जो है फौजदारी पर लागू होती है। आर्टिकल 20(1) में है दीवानी मामलों में भूत लक्ष्मी विधि लागू की जा सकती है। मतलब जो कानून जिस टाइम बना हुआ अपराध के लिए वही सजा दी जाएगी। देखिए आगे। देखिए, आर्टिकल 20(2) इसमें दिया है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोप्रेडी मतलब दोहरे दंड से संरक्षण। किसी व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। जैसे रवि ने राहुल का मर्डर किया तो पहले जुर्म किया, फिर उसका प्रक्रिया चला, उसके बाद उस पे उसको दंड दिया गया। देखिए, दोष साबित होने पर उसे सजा एक ही बार मिलेगी, 2 बार नहीं। यदि एक जुर्म किया, एक जुर्म के लिए एक ही सजा है। आर्टिकल 20(2) में इसे कहा गया है। आर्टिकल 20(3) में जो है स्वयं के विरुद्ध दोष सिद्धि से संरक्षण प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ यानी किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 20(3) में कहा गया। जैसे रवि ने कोई अपराध किया, फिर आरोपी रवि कहलाया, फिर गवाह खुद के खिलाफ गवाह नहीं दे सकता है, यदि दे भी सकता है। होता क्या है कि कोई अपराध करता है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है और टॉर्चर करती है वो खुद के खिलाफ गवाह देने का, तो उस गवाह को मान्य नहीं किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, कोई भी न्यायालय में। यदि वो बोल दे न्यायालय में कि हमको ज़बरदस्ती ऐसा देने के लिए कहा गया, ठीक है, तभी खुद अपने खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकता है कोई भी पुलिस। देखिए आगे। देखिए, पुलिस एक केस हुआ था कर्नाटक राज्य बनाम सेल्वी 2010 में। जज थे के.जी. बालकृष्ण। इन्होंने इसमें एक फैसला सुनाया था कि नार्को टेस्ट, जीन प्रिंटिंग और पॉलीग्राफ सुप्रीम कोर्ट ने ये सब करना गलत कहा। सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर ये सब करना होगा और डीएनए प्रिंट गलत नहीं होगा। डीएनए जो टेस्ट होता है ये जो है गलत नहीं है। बाकी ये तीनों जो है यदि आपको करना है कोई पुलिस को, किसी राज्य की पुलिस को, तो सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश लेना होगा। देखिए, आर्टिकल 20 देख लिया, अब आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण यानी लाइफ एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। मतलब कि जो विधि या लॉ बना है उसी के द्वारा ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक गांव में बहुत बड़े पैसे वाले हैं तो किसी को सजा दे सकता है। ये विधि के अनुसार ही उसको उसको वंचित किया जा सकता है इस चीज़ को। जैसे फांसी देना, ये सब देना, ये कानून अधिकार के थ्रू ही उस पे चलाया जा सकता है मुकदमा। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा-सा विस्तार से आप जान लीजिए। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से भारत में लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जो है ब्रिटेन ने जापान 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 ने ब्रिटेन से लिया और जापान से भारत ने लिया। तो आप डायरेक्ट जान सकते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से लिया गया है, जापान ने ब्रिटेन से लिया है। और विधि की सम्यक प्रक्रिया जो है अमेरिका से लिया गया है। इसमें क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है, जबकि यह ब्रिटेन का सिद्धांत है। और यह कानून की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, कानून पर नहीं। और विधि की सम्यक प्रक्रिया जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है,
इसमें जो है कानून पर ध्यान दिया जाता है प्रक्रिया के साथ। तो आप दोनों को विस्तार थोड़ा सा जान लिए कि दोनों होता क्या है। देखिए आगे, देखिए इसी में एक केस हुआ था, ए गोपालन वाद बनाम मद्रास राज 1950 में। ये आर्टिकल 21 के तहत ही यह केस किया गया था। इसमें क्या कहा गया था, गोपालन वाद 1950 में मद्रास राज सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध अधिनियम 1950 को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत जो है सही माना है। आइए अब आर्टिकल 20 देख लिया, आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21 में जो है जीवन का अधिकार दिया गया है, और यह आर्टिकल हर एक मनुष्य के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए भारत में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, या ये जो है अपने देश के व्यक्ति और बाहर सभी व्यक्ति को दिया जाता है। आर्टिकल 21 ये है विधि की प्रक्रिया। देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत विधायिका जीवन के अधिकार कानून बना सकती है, कार्यपालिका नहीं। सिर्फ विधायिका जो है कानून बना सकती है, कार्यपालिका नहीं। देखिए ये केस हुआ था मेनका गांधी बनाम 1978। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसले में क्या क्या कहा था, देखिए मेनका मेनका गांधी बनाम भारत 1978 में वाद में सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत बताया। यदि आप विदेश जाते हैं तो ये आर्टिकल 21 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। उसके बाद विधायिका कार्यपालिका दोनों ही जीवन के अधिकार को जीवन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। ये मेनका गांधी बनाम भारत सरकार यानी भारत 1978 में जो केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों जजमेंट दिए थे। देखिए आर्टिकल 21 जो है के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से व्यक्ति को जस्ट फेयर एंड रिन्यूएबल यानी जेएफआर विधि के माध्यम से वंचित किया जा सकता है। मतलब जो लॉ है उसके माध्यम से वंचित किया जा सकता है। आर्टिकल 14 और 19 को ध्यान में रखते हुए कोई कानून बना सकती है। आर्टिकल 14 और 19 को ध्यान में रख के जो है जीवन के अधिकार पे कानून बना सकती है। देखिए आगे, देखिए आर्टिकल 21 को जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि जापान से लिया गया है, ब्रिटेन का सिद्धांत है, और विधि की उचित प्रक्रिया जो अमेरिका से लिया गया है। ये मेनका वाद 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए मेनका गांधी वाद 1978 से आर्टिकल 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं विधि की उचित प्रक्रिया दोनों का वर्णन किया गया है। इन दोनों को आर्टिकल 21 के तहत जोड़ा गया है। देखिए मरने का अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 के तहत ही आता है। देखिए अधित्याग का सिद्धांत, मौलिक अधिकार के संदर्भ में अधित्याग का सिद्धांत प्रदान नहीं किया गया है। मतलब मरने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के तहत नहीं दिया गया है। एक केस हुआ था असनांसवाद वाघ 2011 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आया हुआ था। देखिए असनानवाद में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है। मतलब निष्क्रिय, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई जहर देखिए या कुछ देखिए, यदि व्यक्ति मरता है तो ये आर्टिकल 21 के तहत नहीं आएगा। निष्क्रिय मतलब खुद मर जाता है तो ये आर्टिकल 21 के तहत माना है। कौन सा वाद में, अरुण अरुणासनवाद में, ठीक है, वेद माना। और निष्क्रिय सक्रिय इच्छा मृत्यु को जो अवैध माना, सक्रिय मतलब जहर देके मारना जो है इसको अवैध माना है। देखिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति को बिना जहर दिए स्वतः मर जाना, ये भारत में वैध है। और सक्रिय इच्छा मृत्यु जो है किसी व्यक्ति को जहर देकर मार देना जो है ये सही नहीं माना है। और ये होता है आपको बेल्जियम, नीदरलैंड आदि देश में जो है यह वैध है। देखिए आगे, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 की व्याख्या की है। पहला है गरिमामय जीवन का अधिकार, जो मानव जीवन है। त्वरित सुनवाई का अधिकार, हुसैन आरा खातून केस में ये चीज़ कहा था। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, एमसी मेहता वाद में 2019 में कहा था। विशाखावाद 1997 बनाम भारत संघ, इसमें कहा गया था यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल पर यौन शोषण, ये सभी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। देखिए पट्टा स्वामीवाद 2017 में एकांत का अधिकार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आर्टिकल 21 में ही। एकांत मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर कहीं पे एकांत में रह के अपना जीवन यापन कर सकता है, तो आर्टिकल 21 के तहत ही। देखिए आर्टिकल 21 के तहत जो है काफ़ी अधिकार दिए गए हैं, जैसे राइट टू हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का अधिकार परमानंद कतरावाद में दिया गया था। आर्टिकल 21 में बच्चे पैदा करने का अधिकार भी सुचेतावाद में दिया गया था। आप ये ज़रूर याद रखिएगा, कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि बच्चे पैदा करने का अधिकार किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 21 में, किस वाद में, तो सुचेतावाद में, ठीक है।
ये भी याद रखिए, स्वास्थ्य का अधिकार मतलब राइट टू हेल्थ का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत ही दिया गया है। कौन सा वाद में? परमानंद कातरावाद में। आर्टिकल 21 मतलब गे यानी समलैंगिक विवाह का अधिकार जो है, ये भी आर्टिकल 21 के तहत ही दिया गया है। और एक आर्टिकल 21 के तहत ही राइट टू प्राइवेसी दिया गया है, मतलब एकांत का अधिकार। पट्टा स्वामी वाद 2017 में ये दिया गया था, ऊपर जो बताए हुए थे ये इस वाद में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। देखिए आगे, देखिए आर्टिकल 21 एक शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। आर्टिकल 21 ए जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 एक में। इसमें 6 से 14 वर्ष को जो है फ्री एजुकेशन कंपलसरी किया गया था। मतलब राइट टू एजुकेशन जो है 2019 में कानून बना हुआ था, राइट टू एजुकेशन 2019 में बना और 1 अप्रैल 2010 से जो है लागू कर दिया गया था। और इस टाइम प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह थे। तो आर्टिकल 21 देख लिए, आइए आर्टिकल 22 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 22 में जो है दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिफेंशन। मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से आपको संरक्षण मिलेगा, आर्टिकल 22 में कहा गया है। आर्टिकल 22 को विस्तार से यदि समझते हैं तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो है 22 के अंतर्गत दंडात्मक एवं निवारक दोनों प्रकार के प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 22 में जो है दंडात्मक और निवारक दो प्रकार की जो है प्रावधान दिया गया है, यानी जुर्म के बाद और जुर्म से पहले दो प्रकार का जो है दंडात्मक और निवारक का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 एक में जो है कहा गया है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। आर्टिकल 22 एक ए में वकील करने का अधिकार दिया गया है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इसमें दिया है यात्रा का समय को छोड़कर, यदि शनिवार को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो रविवार को कोर्ट बंद रहता है, तो उस दिन को छोड़ के यदि आप सोमवार को करते हैं तो 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य है। देखिए आगे, देखिए निवारक निरोध मतलब गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाता है। निवारक निरोध कानून में जो है गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाता है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते हैं। आर्टिकल 22(7) में दिया गया है निवारक नज़रबंदी 3 महीने से अधिक गिरफ्तारी में नहीं रखा जाएगा। ये पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि 3 महीने तक आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप किसी को भी नज़रबंदी नहीं कर सकते। 3 महीने के बाद यदि आपको रखना है तो कोर्ट से आदेश लेना होगा। देखिए न्यायाधीशों का सलाहकारी बोर्ड ने 3 महीने से अधिक के लिए अनुमति दे सकता है। देखिए निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिफेंस एक्ट जी, ये एक्ट जो है 1950 में पारित हुआ था। 1 अप्रैल 1951 को जो समाप्त कर दिया जाना था, परंतु समय समय पर इसे आगे बढ़ाया गया। अंत में 31 दिसंबर 1971 को जो है इसे समाप्त कर दिया गया है। देखिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी मिसा 1971 में ये कानून आया था, जिसका फुल फॉर्म होता है मिसा का मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मिसा का फुल फॉर्म होता है। इसको 1978 में समाप्त कर दिया गया था। 1971 में यह कानून बन के आई थी। इसमें कहा गया था कि विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम 1974 तस्करी के लिए पहले 1 वर्ष की सजा थी, अब 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश से 2 वर्ष की इसकी सजा कर दी गई। यदि तस्करी किया जाता है तो 2 वर्ष की अब सजा है, पहले 1 वर्ष की थी। देखिए आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम 1987 में आया था। इसे टाडा कहते हैं, टेररिस्ट एंड डिस्परेटिव एक्टिविटीज एक्ट 1987 में आया था। ये बना 1987 में, इसको समाप्त कर दिया गया था 23 मई 1995 को। इसके बाद एक कानून आया था आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002, ठीक है, जिसे पोटा कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। 2002 में अब इसे समाप्त कर 2002 में ही बना, इसे 2002 में ही समाप्त कर दिया गया था। देखिए मिसा 1971 में, टाटा 1986 में आया, 1987 में ही इसे बंद कर दिया, पोटा 2002 में, नासा जो है 1980 में। देखिए देखिए कुछ क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, इसका मतलब है। सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है, तो इसमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ जो है भारतीय नागरिक को जो है प्राप्त है। आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19, 14, आर्टिकल 14, 29, 21 ये सभी जो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़ के बाकी सभी आर्टिकल जो है
सभी के लिए, विदेशों के लिए भी जो है प्राप्त है। देखिए कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में जोड़ा गया, यह मौलिक अधिकार भी है। तो यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।